हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का ट्रू फॉल्स पास्ट ईयर क्वेश्चन जो 2018 मई से लेकर के जनवरी 2021 तक 6 एग्जाम्स हुए हैं उसका ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग ईयर लेंगे वो है मई 2018। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है सिनेमा हॉल को चलाने के लिए जो लाइसेंस हमको लेना पड़ता है वो रेवेन्यू खर्चा है। हम बोले फॉल्स। सिनेमा हॉल को चलाने के लिए जो हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि सर बिना सिनेमा हॉल का लाइसेंस लिए हम सिनेमा हॉल स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। ये प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है। स्टार्ट होने से, बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले जो खर्चा करते हैं वो कैपिटलाइज हो जाता है, वो हम लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं और ओवर द टाइम उसको एमोटाइज करते हैं। इसीलिए वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। चलिए लिखे इसका सोल्यूशन। नंबर पहला क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्यों फॉल्स? तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस in connection with obtaining expenses in connection with obtaining a license for running cinema hall is a pre-operative expense and without license cinema hall cannot be started. Hence, it is capital expenditure. And not रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि एक प्री ऑपरेटिव खर्चा है और बिना लाइसेंस लिए हम सिनेमा हॉल स्टार्ट ही नहीं कर सकते। चलिए पहला तो हो गया सर फॉल्स। दूसरा, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल। फॉल्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर अलॉटमेंट नहीं होता है, वो सेल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉट हो चुका होता है। तो सर ये भी फॉल्स। Reissue of forfeited share is not allotment of share but only a sale as they have already allotted earlier. Be allotted earlier. क्योंकि ये शेयर तो पहले ही अलॉट हो चुका है, दोबारा जब री इशू करते हैं तो वो सेल होता है, अलॉटमेंट नहीं। थर्ड नंबर पढ़े,
If the effect of error committed cancel out, the error will be called compensating error and the trial balance disagree. False. क्यों false सर? क्योंकि कंपनसेटिंग ईरर में ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है. अगर हम कोई गलती करें, उस गलती को हम कैंसिल आउट कर दे गलत एंट्री करके, तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग ईरर. इफ द इफेक्ट ऑफ ईरर कमिटेड कैंसल आउट, द ईरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग ईरर. हम बोले यहां तक का बात सही है. एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, ये बात गलत है. कंपनसेटिंग ईरर के केस में ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है? मैच कर जाता है, एग्री कर जाता है, इसीलिए ये फॉल्स है. थर्ड नंबर फॉल्स. बस क्वेश्चन का वो पैराग्राफ देख के लिख दीजिए. इफ द इफेक्ट ऑफ error committed cancel out the error will be called compensating error and the trial balance agree. थर्ड भी हो गया. फोर्थ नंबर की ओर बढ़े. लिखा है देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट. फॉल्स. तीन तरीका है. क्या क्या? इंटरेस्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस. तो लिख दीजिए फोर्थ नंबर फॉल्स. देयर आर थ्री वेज of preparing account current. पहला, by way of interest. क्या सिखाए हैं? हाँ सिखाए हैं सर, इंटरेस्ट. दूसरा, प्रोडक्ट मेथड. और तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड. फोर्थ के बाद फिफ्थ, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डिड प्रिवेल्स द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर टू बी पेड एट द रेट 6%. बुक में इसका आंसर ट्रू लिखा है, लेकिन है ये फॉल्स. क्यों फॉल्स है सर? ठीक तो लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देते हैं. नहीं, दो 6% पर एनम देते हैं. पर एनम वर्ड मिसिंग है, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में कि एनुअलाइज्ड है. तो अगर नहीं लिखा है तो वो गलत है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसलिए फॉल्स है. हम इसको हमेशा ही फॉल्स लिखेंगे. In the absence of partnership did interest on partner's loan is allowed at the rate 6% per annum and not 6% per annum. पॉइंट नंबर 6 वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो चैप्टर हट गया है. वो किस चैप्टर का था? रेशियो चैप्टर से. तो वो है ही नहीं सिलेबस में, नॉट एप्लीकेबल एनी मोर. अब ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है. तो पहला पास्ट ईयर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए. लिखिए,
चलिए नवंबर 2018 के क्वेश्चन में चले। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल इफिशियंसी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवरहॉलिंग क्या है सर? रिपेयर समझो इसको कि सर हम एक रिपेयर कराए हैं, कि सर मरम्मत जिसको बोलते हैं। तो बोल रहा है हम एक मरम्मत करवाए हैं, उस पर खर्चा हुआ है। किस चीज का मरम्मत कराए हैं? मोटर कार के इंजन का, टू गेट बेटर फ्यूल इफिशियंसी। इससे मेरा जो इफिशियंसी है वो बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जो चल रहा है उससे अच्छा हो जाएगा। बोल रहा है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हम बोले नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम लोग सीखे हुए हैं कि सर ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिससे मेरे एसेट्स का परफॉर्मेंस बेटर हो जाए और उससे हमको अधिक बेनिफिट मिलने लगे तो वो कैपिटलाइज हो जाता है वैसा खर्चा। लेकिन अगर ये रिपेयर जर्नल रिपेयर होता जिससे मेरे मोटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जैसा चल रहा है वैसा ही मेंटेन करता, तब ये हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन इससे तो मेरे मोटर कार का इफिशियंसी अच्छा हो गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है तो ये कैपिटलाइज कर जाएगा। अच्छा होने का सेंस जो नॉर्मल चलता है उससे बेहतर हो जाना। चलिए तो ये क्या होगा? फॉल्स। कि सर ये भी फॉल्स है, मैं लिखो ये है फर्स्ट। आइए जो सेंटेंस लिखा हुआ है पहले वो लिख लें। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस incurred for the engine of motor car to get better fuel efficiency is capital expenditure. Because these expenses will reduce the running cost in future and generate long-term benefits. पहला हो गया। सेकेंड, डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। ट्रू। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। सर कैसे? एंट्री पास करो। क्या होता है डेप्रीशिएशन का एंट्री? सर डेप्रीशिएशन टू फिक्स एसेट्स। क्या इस एंट्री के करने से कोई कैश में इफेक्ट पड़ता है? नहीं। तो सब ठीक है, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। ट्रू। And does not result in any cash outflow. It does not affect the cash or bank account. Third number, fee received for life membership is revenue receipt as it is of recurring nature. False. लाइफ मेंबरशिप से जो फी मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि सर
ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है, एक आदमी से एक ही बार मिलता है। फॉल्स। फी रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप is a capital receipt. As it is non-recurring in nature. Fourth number. If closing stock appear in the trial balance, the closing inventory is then not entered in the trading account, it is shown only in the balance sheet. True. क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता है, सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। हम बोले हाँ सर ऐसा क्यों? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो इसका मतलब होता है जो परचेज गिवन होगा वो एडजस्टेड होगा, क्योंकि परचेज एडजस्टेड है तो उसके अंदर ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक का काम हो चुका है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक का काम हो ही चुका है परचेज के अंदर, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्यों आएगा? फिर वो कहां आएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिखिए ट्रू। फोर्थ नंबर, द क्लोजिंग स्टॉक appears in the trial balance only when it is adjusted against परचेज। तो ट्रायल बैलेंस में तभी आता है क्लोजिंग स्टॉक जब वो क्या हो? एडजस्टेड हो परचेज के साथ। इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक is not recorded in trading account. But only shown in balance sheet. फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो रेशियो चैप्टर से है, तो वो हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे? हटा दीजिए। सिक्स्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर में लिख लो नॉट एप्लीकेबल। वो रेशियो चैप्टर का है जो अब नहीं है सिलेबस में। सिक्स्थ नंबर लिखा है इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड to consignee, the loss of bad debt is to be borne by the consigner. False. डेल क्रेडिट कमीशन जब कंसाइनी को देते हैं तो बैड डेट का लॉस कंसाइनी को बियर करना पड़ता है, कंसाइनर को नहीं। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं कंसाइनी को तो बैड डेट का लॉस कंसाइनर बॉर्न करेगा। हम बोले गलत। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं कंसाइनी को तो बैड डेट का लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? कंसाइनी को ही बियर करना पड़ेगा। लिखिए false. If Dale Credit Commission is paid to consignee, the loss
on account of bad debt is borne by consignee and not by consignor. तो ये क्या हुआ हम लोग का नवंबर 2018 के सोल्यूशन। लिखिए, आइए अगले 5 टियर क्वेश्चन में चले। मई 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच वेयर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल एंड वेयर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हॉल वाज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू बोल रहा है, सिनेमा हॉल को बनाने के समय जो छोटे छोटे टेम्पररी टाइप के झोपड़े बनाए जाते हैं और वो झोपड़े बन जाने के बाद जब सिनेमा हॉल बन जाता है तो उन झोपड़ों को हटा दिया जाता है। बोल रहा है उस झोपड़े को बनाने में जो खर्च हुआ है उसको कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। हम बोले बिल्कुल, क्योंकि वो जो झोपड़े बनाए जाते हैं टेम्पररी बेसिस पे वो बनाए ही किस लिए जाते हैं, ताकि सिनेमा हॉल को बनाने के दौरान जितने भी लेबर हो वो वहां रह सके और सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन में जल्दी जल्दी काम किया जा सके। बात समझ रहे हैं? तो वो जो झोपड़ा बनाया गया है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सिनेमा हॉल से, कि सर वो उसी के लिए बनाया ही गया है ताकि काम हो सके। अगर आपको भी देखना हो तो जब बड़ा बड़ा मॉल बनता है या कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता है तो आप जाके देखना कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको छोटे छोटे 3-4 घर दिखेंगे, वहीं पे लेबर रहते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं। तो हम बोल रहे हैं जब वो छोटे छोटे जो घर बनाते हैं क्या उनको बनाने में खर्चा होगा? हम बोले हाँ। तो वो खर्चा कहां लिखा जाएगा? हम बोले सर उसी मॉल को या उसी बिल्डिंग को बनाने के कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा, उस खर्चे को भी, तो वो कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लिखिए, पहला ट्रू, सिंस the temporary huts are necessary for the construction cinema hall their cost should be added to the cost of cinema hall. Should be added to the cost of cinema hall and thus capitalized. पहला हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, लिखा है इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट इट इज कॉल्ड ईरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉल्स, गलत साइड में लिख देना, गलत अमाउंट लिख देना, ईरर ऑफ कमीशन है, ईरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं। फॉल्स। तो सेंटेंस क्या है उसी को देख के लिख देंगे। इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड in the wrong account or it is written on wrong side of the correct account, it is the case of
errors of commission and not error of principle। तो ये बात तुम लोग रेक्टिफिकेशन में पढ़े होंगे। थर्ड नंबर में आ जाओ। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ऑनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। फॉल्स। कंसाइनी तो कभी ओनर बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर कंसाइनी एजेंट है कंसाइनर का। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो बस एजेंट की तरह उस गुड्स को बेचता है, उसका ओनरशिप से कोई मतलब नहीं होता है। तो जब गुड्स भेजा जाता है तब भी वो उस गुड्स का ओनर कौन रहता है? कंसाइनर ही रहता है। तो फॉल्स। कंसाइनी इज एजेंट ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी क्या है? एजेंट है कंसाइनर का। एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स remains vested with कंसाइनर। और जो ओनरशिप है गुड्स का वो किसके पास रहता है? कंसाइनर के पास ही रहता है, इवन एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनर। तो ये हो गया थर्ड नंबर। आओ फोर्थ नंबर पढ़े। इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच डेट इज नोन एज रेड इंक इंटरेस्ट। ट्रू। अकाउंट करेंट जब क्लोज करते हैं उसके बाद जिस भी बिल का डेट ड्यू डेट आता है उस बिल पे हम लोग इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते हैं, बल्कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम लोग रेड इंक से अपोजिट साइड में लिखते हैं। याद कीजिए जब हम लोग अकाउंट करेंट पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी ऐसा होता था कि सर अकाउंट करेंट बन रहा है 31 दिसंबर का और किसी किसी का ड्यू डेट आ रहा है ट्रांजैक्शन का मार्च में, तो जिस ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट आफ्टर द करंट अकाउंट के डेट आता था उस पर हम लोग इंटरेस्ट नहीं निकालते थे, बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट अपोजिट साइड में लिखा जाता है रेड इंक से। बात ठीक? तो सर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू। इन केस the due date of a bill falls after the date of closing the account, then no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing to such date is written
in red ink in the appropriate side. Of the account current. This interest is called red ink interest. तो सर ये बात तो एज ए थ्योरी भी कभी रेड इंक इंटरेस्ट पे आ जाए तो लिख सकते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 5th नंबर पॉइंट लिखा है एलएलपी इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉल्स। एलएलपी का अपना एक्ट है। क्या नाम है एलएलपी एक्ट का? सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वो इंडियन पार्टनरशिप के तहत नहीं आता है। फॉल्स। LLP is governed by LLP Act 2008। आप फुल फॉर्म लिखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 6 नंबर वो रेशियो चैप्टर का है, फिर से नॉट एप्लीकेबल, हम लोग के लिए नहीं है। 6 नंबर नॉट एप्लीकेबल, अब वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये खत्म हुआ मई 2019 का ट्रू फॉल्स। लिखिए आइए नवंबर 2019 के क्वेश्चन में चले। लिखा है पहला, ट्रेड डिस्काउंट इज ए रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। फॉल्स। पेमेंट करने के समय जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नहीं मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग चीजों को बल्क में खरीदते हैं, उस समय जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। चलिए लिख लें। पहला फॉल्स। चलिए क्वेश्चन में जो पैराग्राफ है उसी को देख के लिखना है हम लोग को। ट्रेड डिस्काउंट इज ए reduction granted by a supplier from the least price of goods or services on business consideration other than for prompt payment। प्रॉम्प्ट पेमेंट पे जो डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट मतलब पैसा देने के समय जो डिस्काउंट मिलता है, तो सर पैसा देने के समय जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोलते हैं। सेकेंड, MSXYZ कंपनी रन से कैफे, दे रीनोवेटेड सम ऑफ दी ओल्ड कैबिन। बोल रहा है उन्होंने अपना कुछ ओल्ड कैबिन को रिनोवेट करवाया है, मतलब ठीक करवाया है। बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री। बोल रहा है जब ये रिनोवेशन कराया गया तो कुछ जगह फ्री हो गया, मतलब कुछ जगह और बन गया। एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18। पहले 15 कैबिन थे, अब 18 कैबिन हो गए। तो सर कैबिन्स बढ़ गए, कितने? 3। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 30,000 एंड वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है 30,000 रुपया खर्चा हुआ है और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हम बोले फॉल्स, क्योंकि कैबिन्स 15 से 18 हो गए हैं। इसका मतलब हुआ कि सर अब हम लोग वहां पे अधिक कस्टमर को बैठा सकेंगे, तो क्या इससे हमको आने वाले समय में बेनिफिट होगा? हम बोले हाँ, जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट है उससे अधिक बेनिफिट होगा। तो सर
इस केस में तो ये रेवेन्यू होगा ही नहीं, फिर तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। हम बोले हाँ, तो गलती कर दिया है क्वेश्चन। आंसर में क्या लिखेंगे? फॉल्स, कि सर ये फॉल्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि सर इससे फ्यूचर बेनिफिट बढ़ जाएगा। कल तक जहां 15 कैबिन था वहां 15 लोग बैठ सकते थे, अब वहां 18 हो गया है, तो 3 बढ़ गया है। इस खर्चे के कारण 3 कैबिन अगर बढ़ गया है तो जाहिर सा बात है मेरा फ्यूचर में जो अर्निंग होगा, जो बेनिफिट होगा, वो 15 की जगह 18 पे होगा। तो 3 का तो बेनिफिट हो रहा है हमको, तो क्या इससे मेरा फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होगा? हम बोले हाँ, तो ये खर्चा क्या होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए लिखा जाए फॉल्स। लिखो, सिंस रिनोवेशन ऑफ cabins increases the number of cabins from 15 to 18. This renovation result in long-term future benefit. Hence, expenses incurred on renovation should be capitalized. क्या होना चाहिए सर? ये कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। चलो सही है, फिर आगे बढ़ा जाए और बताओ। थर्ड नंबर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ट्रू। जो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पे दिखाते हैं वो कंजर्वेटिज्म, जिसको प्रूडेंस बोलते हैं, कि सर प्रूडेंस के रूल से बना रहे हैं, उसी प्रिंसिपल के कारण होता है। कंजर्वेटिज्म का क्या रूल है कि सर कोई भी प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है उसका एंटिसिपेशन नहीं करेंगे। प्रॉफिट को, फ्यूचर प्रॉफिट को कंसिडर मत कीजिएगा। लेकिन अगर कोई लॉस का पॉसिबिलिटी है तो उस लॉस को आज ही हम लोग क्या कर लेंगे? कंसिडर कर लेंगे। इसी कारण से जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो लोअर होता है उस पर लिया जाता है। तो ये बात ट्रू है। लिखो ट्रू। Conservatism concept it states that one shall not account for anticipated profits, but shall provide for all possible losses. Valuation of inventory is made at lower of cost or
NRV because of this कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो हम लोग करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, वो इसी प्रिंसिपल के कारण करते हैं। चलिए ये भी हो गया। अगला 4th नंबर लिखा है, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉवर एंड पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। फॉल्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और पेई सेम हो सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में मेकर और पेई सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेकर कौन होता है? डेटर, जो सामान खरीदा है वही बिल लिखता है। और पेई कौन होता है? हम बोले सर या तो क्रेडिटर या तो बैंक। तो प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन, बट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मेकर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। हम बोले यस। चलिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये उल्टा लिखा हुआ है, फॉल्स। In case of bills of exchange, drawer and pay may be the same, but in case of promissory note, maker and pay cannot be seen. Fifth लिखा है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। ट्रू। एक पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो अपने नाम से कोई एसेट्स नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल एंटिटी नहीं होता है। पार्टनर होते हैं जो लीगल एंटिटी होते हैं। लॉ के नजर में पार्टनरशिप फर्म कोई अलग सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रखता है अपने पार्टनर से। तो जब वो अलग है ही नहीं तो वो अपने नाम से एसेट्स कैसे रखेगा? कंपनी के केस में ऐसा होता है कि सर कंपनी अपने नाम से एसेट होल्ड कर सकता है, क्योंकि कंपनी लॉ के आइज में एक अलग एंटिटी है अपने मेंबर्स से। बात ठीक? तो पार्टनरशिप कोई भी एसेट्स हेल्ड या होल्ड नहीं कर सकता है, ये बात ट्रू है। तो चलिए लिखा जाए, ए पार्टनरशिप फर्म, ट्रू, पहले लिख ले ट्रू, cannot own any assets because in the eyes of law firm has not a separate एंटिटी। कानून के नजर में जो लॉ है उसके नजर में फर्म कोई सेपरेट एंटिटी नहीं ट्रीट किया जाता है। अगर हमको केस करना हो पार्टनरशिप फर्म पे तो फर्म पे केस नहीं होता है, क्योंकि वो कोई लीगल एंटिटी है ही नहीं। किस पे केस करना पड़ता है? पार्टनर के ऊपर। इसीलिए वो अपने नाम से कोई एसेट्स नहीं खरीद सकता है। 6th नंबर, आइए पढ़े। सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर इट कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस डिस्पाइट द डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर। ट्रू। एक कंपनी हमेशा चलते रहता है, उसका एक एग्जिस्टेंस है इंडिपेंडेंट अपने मेंबर्स से। हम बोले हाँ,
इसीलिए तो उसके फीचर्स में आप पढ़े हैं कि कंपनी का जो होता है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है कि हां सर कंपनी इज फॉर एवर, वो हमेशा होता है, सदा के लिए। उसमें शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर चले जाते हैं, मर जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इससे कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लीगली कंपनी का एक अपना सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है कि सर वो भी एक पर्सन है। बात ठीक? चलिए लिखें ट्रू। सिंस कंपनी हैज perpetual succession, it does not affected with its members since company has perpetual succession, it does not affected with its members does not affected with the death, insolvency or change of its members। एक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है जिस कारण से उसके मेंबर्स के मरने से, बदलने से या उसके कंगाल होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का अपना अलग सेपरेट आइडेंटिटी लॉ के नजर में है। मतलब अगर हमको रिलायंस पे केस करना हो तो हम रिलायंस पे केस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमको मुकेश अंबानी पे केस करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो सर ये हुआ हम लोग का नवंबर 2019 का ट्रू फॉल्स का सोल्यूशन। लिखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन। पहला, in case of admission of new partner in a partnership firm, the profit and loss on revaluation account is transferred to all the partner in their profit sharing ratio। False। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो चलिए लिखा जाए इस बात को। आइए लिखें फॉल्स। क्वेश्चन क्या था? इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर in a partnership firm, revaluation, profit or loss is transferred to old partner capital account in old ratio। क्या ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं? हाँ, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ओल्ड रीवैल्यूएशन, जब भी एडमिशन होता है तो रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो तो ओल्ड पार्टनर को मिलता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। नया पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला पढ़े। लिखा है, इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
of 35 lakh are appearing, the accountant can use the balance in security premium account to write off preliminary expenses. True. ये बात लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 52 में कंपनीज एक्ट 2013 में कि अगर आपके पास पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम हो तो आप उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं किस पर्पस के लिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। हम बोले चलिए लिखा जाए इस बात को ट्रू। सेकेंड नंबर, ये पहला था, ट्रू। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 of the Companies Act 2013, securities premium account may be used by the company to write off preliminary expenses. तो सर ये बात तो ट्रू था। नेक्स्ट, थर्ड नंबर लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इज ए कैपिटल रिसीप्ट। बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है प्लांट एंड मशीन के डिस्ट्रॉय होने पे जो मिलता है पैसा वो कैपिटल रिसीव्ड है। हम बोले ट्रू। इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिलता है वो कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा नहीं है, तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो कहां जाएगा? हम बोले सर वो चला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट है तो वो कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। हम बोले हाँ। तो इंश्योरेंस क्लेम क्योंकि जो बर्बाद हुआ है वो क्या है? हम बोले सर जो चीज बर्बाद हुआ है वो फिक्स एसेट्स है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बर्बाद हुआ है, उससे जो इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलेगा तो हम बोले सर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो इंश्योरेंस क्लेम जनरेट होगा वो भी कैपिटल ही नेचर का होगा, वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। हम बोले हाँ। चलिए लिखे थर्ड नंबर ट्रू। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड किस चीज में मिला है ये? ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कंप्लीटली डैमेज insurance claim received on plant and machine completely damaged is not normal business activity। ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी है, तो क्या होना चाहिए? हैंस इट इज ए कैपिटल रिसीव। थर्ड नंबर भी हो गया। आगे बढ़ो। फोर्थ लिखा है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ ₹2500 हैज बीन डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, इट इज एन ईरर ऑफ ओमिशन। बोल रहा है खरीदे हैं फर्नीचर फिक्सचर 2500 का और उसको जर्नल एक्सपेंस में लिख दिए। बोल रहा है ये ईरर ऑफ ओमिशन है। हम बोले फॉल्स, ये ईरर ऑफ प्रिंसिपल है कि सर आप फंडामेंटली ही गलत किए हैं। फिक्स एसेट्स को एक्सपेंस दिखा रहे हैं, ये ईरर ऑफ प्रिंसिपल है। हम बोले हाँ। चलिए लिखा जाए फॉल्स। इट इज
errors of principle. उसके बाद 5th नंबर लिखा है A Limited is sending goods costing 50,000 to B Limited on consignment basis. तो A consigner है, B consignee है. The accountant of A Limited is of the opinion that these goods should be sent under sale invoice. False. मेरा अकाउंटेंट नालायक है, क्योंकि कंसाइनमेंट में जब गुड्स बेचते हैं तो सेल इनवॉइस थोड़ी देते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं. सेल इनवॉइस तो उसको देते हैं जिसको बेच देंगे, हम उसको बेच थोड़ी रहे, हम उसको कंसाइनमेंट बेसिस पे सिर्फ सामान को ट्रांसफर किए, ओनरशिप मेरे ही पास है. तो हम लोग किसमें बेचते हैं? कंसाइनर को. कंसाइनी किसमें देता है सामान? परफॉर्मा इनवॉइस पर. बात ठीक? चलिए लिखा जाए. क्या लिखेंगे इसमें भी? फॉल्स. 5वां नंबर. कंसाइनर सेंड गुड्स sends goods to consignee consignor send consignee performa invoice and not sale invoice. चलिए नेक्स्ट पे चला जाए. लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़े. 1 मिनट, कहां चला गया? 6 नंबर लिखा है A concern proposes to discontinue its business from December 2020 and decide to dispose of all its plant within a period of 3 months. The balance sheet as on 31st December 2020 should continue to indicate the plant at historical cost as the assets will be disposed of after the balance sheet date. False. जब भी हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में एसेट्स को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ना दिखा के नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाते हैं. तो सर ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. तो हम बोले आओ लिखें फॉल्स. In case fundamental accounting assumptions of going concern is not followed, क्योंकि बिजनेस अब बंद होने वाला है, गोइंग कंसर्न खत्म हो गया है, तो एसेट्स को हम लोग किसमें शो करते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू में. इन केस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड एनी मोर, assets are shown at NRV, net realizable value, and not at historical cost. In the balance sheet. ये हुआ खत्म दिसंबर 2020 का ट्रू फॉल्स. लिखिए. आइए जनवरी 2021 का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 पहला, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल. फॉल्स. री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर नॉट अलॉटमेंट, इट इज ओनली ए सेल. तो ये बात फॉल्स. ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ दिया है.
नंबर ए फॉल्स। रीइश्यू ऑफ forfeited share is not allotment but only a sale, as they have already been allotted earlier. Second, subsidy received from the government for working capital by a manufacturing concern is a revenue receipt. True. गवर्नमेंट से हमको जो सब्सिडी मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि वो सब्सिडी हम लोगों को कोई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए नहीं मिला है। किस चीज के लिए मिला है? वर्किंग कैपिटल, डे टू डे चीजों के लिए। तो सर जो चीज डे टू डे होता है वो रेवेन्यू ही तो होता है। हम बोले हाँ, तो चलिए लिखा जाए इसका आंसर ट्रू। सब्सिडी रिसीव्ड from the government for working capital by a manufacturing concern is a revenue receipt. Because it is not for the purpose any capital assets. एक्विजिशन। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या सर? डे टू डे खर्चा चलाना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी तो डे टू डे खर्चे को ही बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अगर हमको वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए जो पैसा देती है वो कैसा है? हम बोले सर रेवेन्यू है, उससे कोई कैपिटल एसेट्स हम लोग नहीं खरीद सकते। हम बोले हाँ। आगे पढ़ा जाए। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। फॉल्स। कैश सेल्स बुक किस लिए होता है? सिर्फ क्रेडिट सेल के लिए। फॉल्स। Sales book is kept to record only credit sale. Cash sale is recorded in cash book. Fourth number, there are two ways of preparing an account current. False. दो तरीका थोड़ी है, कितना तरीका है? 3। Fourth number, false. There are 3 ways of preparing account current. पहला क्या है? By way of interest.
दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। फोर्थ के बाद फिफ्थ, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर। ट्रू। कंसाइनी कोई भी एंट्री नहीं पास करता है जब वो कंसाइनर से गुड्स रिसीव करता है, क्योंकि सर वो सिर्फ एक एजेंट है, वो उस गुड्स का ओनर थोड़ी बन जाता है, इसलिए वो कोई एंट्री नहीं करता है। ट्रू। चलिए लिखा जाए। फिफ्थ नंबर ट्रू। Consignee is an agent of consignor. Consignee does not become owner of goods so he does not pass entry on receiving the goods। सिक्स्थ नंबर लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इन इंडिया आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉल्स। इंडिया में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लिखता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फॉल्स। लिखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स for non-corporate entities in India are issued by ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI हम लोग का है, वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए करती है? कंपनीज के लिए, नॉन कंपनीज के लिए नहीं। लिखिए, तो ये हम लोग का क्या खत्म हो गया? पास्ट ईयर के क्वेश्चन से भी ट्रू और फॉल्स की जितना भी ट्रू फॉल्स था पिछले 6 टर्म का वो भी सॉल्व कर लिए। और इसमें मजा का बात क्या है कि ट्रू फॉल्स जो पूछे जाते हैं 90% केस में वो ट्रू फॉल्स हम लोग को ऑटोमेटिक आएगा अगर हम लोग अपना चैप्टर को पढ़े होंगे तो, क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकल पूछते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं कि याद करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। बात ठीक? हाँ, 6 में से 1 तो ऐसा होगा ही जो आपको लगेगा सर ये हमको नहीं आ रहा, लेकिन 5 तो बिना पढ़े भी जाइएगा तब भी आपको आता है कि हाँ सर हम जो पढ़ के आए हैं अकाउंट्स का पेपर में उसमें से वो आराम से 5 बनेगा, 1 आपको फंसा सकता है। इसी के साथ हम लोग का ट्रू फॉल्स का भी सेक्शन खत्म हुआ। लिखिए,